जो क्षमा और क्षमा में है वही क्षमता क्षमता में है। नहीं समझे? इनका कहना है कि अगर एक शब्द ये है क्षमा और एक है क्षमा, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में वही अंतर है जो क्षमा और क्षमा में है। यानी कि जैसे ये सही उच्चारण है और ये गलत है, ऐसे ये सही है, ये गलत है। तो क्षमता कुछ नहीं होता है। क्ष का एक अपभ्रंश है, गलत उच्चारण करते हैं तब ऐसा बोल देते हैं। तो आप लोग क्योंकि विद्यार्थी हैं तो क्ष का इस्तेमाल करें। क्ष कौन सा होता है? ये वाला क्षमता। आईक्यू का संबंध केवल मैथ से नहीं, कोई भी लॉजिकल ऑब्जेक्ट अगर होगा, अगर उसमें मतलब आईक्यू अच्छा है तो लॉजिकल सेट्स में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे लॉजिक हो। ये सब एक नए के विषय हैं। यहाँ तक कि भाषा को सीखने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि भाषा को सीखने की मूल क्षमता भी काफी हद तक लोकल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर किसी की रीजनिंग अच्छी है, आईक्यू अच्छा है, तो संभावना है कि उसका मैथ अच्छा होगा, बशर्ते उसे माहौल ठीक मिले, टीचर ठीक मिले। साइंस को भी आप सकते हैं, साइंस का संबंध उतना रीजनिंग और लॉजिक से नहीं है जितना मैथ है, लॉजिक का है, लेकिन हाँ इसका भी कुछ हद तक तो है। सेक्स और जेंडर में अंतर ये होता है कि पुरुष और महिला के या थर्ड जेंडर मिलेंगे अगर, तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनको बोलते हैं सेक्स। लेकिन अभी का सोशल सिस्टम देंगे तो पुरुष और महिला की जिंदगी के सारे अंतर केवल उतने अंतर नहीं है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस से पैदा होते हैं। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से पैदा होने वाला अंतराल सेक्सुअल डिफरेंस है। जैसे बच्चे जन्म देना स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, और कुछ छोटे मोटे अंतर और भी। तो ये सब तो सेक्स वाला अंतर हो गया। लेकिन अगर इन अंतरों पर आधारित लॉजिकली या इलॉजिकली कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अंतर भी पैदा हो जाएं, वो जेंडर डिफरेंस है। जैसे महिला को घर के काम करना चाहिए, पुरुष को घर के बाहर करना चाहिए, ये जेंडर का अंतर है, ये सेक्स का नहीं है। बच्चे परवरिश में बच्चे को दूध लाना उसकी माँ करे, सेक्सुअल मामला हो सकता है, बायोलॉजिकल मामला है। लेकिन बच्चे की सफाई भी उसकी माँ करे, बच्चे के सारे काम उसकी माँ करे, ये सेक्स का मामला नहीं है, ये जेंडर का मामला है। संपत्ति में हिस्सा केवल पुरुष मिले, बेटे को मिले, सेक्स का नहीं है, ये जेंडर का अंतर है। फेमिनिस्ट मानते हैं कि सेक्सुअल अंतरों के नाम पर जो अंतर फैलाए गए हैं उनमें से ज्यादा सेक्सुअल ना होकर के जेंडर बेस्ड अंतर है। तो एक वाक्य में कहें, बायोलॉजी डिफरेंसेस का समूह सेक्स है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अंतरों का समूह जेंडर है, और जेंडर के डिफरेंसेस सेक्सुअल डिफरेंसेस से कहीं ज्यादा है हमारे समाज में, किसी भी समाज में। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको है। अभिवृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? एटीट्यूड। अभिवृत्ति और दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के लिए बताइए अंग्रेजी क्या होगा? प्रवृत्ति के लिए टेंडेंसी से अच्छा शब्द है इंस्टिंक्ट। मनोविज्ञान में इंस्टिंक्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर जब हम करते हैं तो उसको हिंदी में प्रवृत्ति कहते हैं, इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट और एटीट्यूड में तो जमीन आसमान का अंतर है। सब पहली बात है कि इंस्टिंक्ट सारी जन्मजात होती है और एटीट्यूड्स लगभग सारे के सारे सीखते हैं, तो बड़ा भारी अंतर है। दूसरा, इंस्टिंक्ट्स आमतौर पर हर व्यक्ति में कॉमन होती है, सब में होती है। जैसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति एक इंस्टिंक्ट है, जब कोई खतरे में होगा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ये इंस्टिंक्ट केवल हम या एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, सब में होती है। तो इंस्टिंक्ट जन्मजात हैं, सब में समान है, और केवल ह्यूमन बींग्स ना होकर के एनिमल्स में भी, बाकी जगत में भी है। जबकि आप एटीट्यूड की बात करेंगे तो ये ना तो जन्मजात है, सीखा जाता है। इसका संबंध मोटे तौर पर केवल ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। हम ये बात दावे से नहीं कहते, लेकिन दल इसका अध्ययन हम केवल ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स पे नहीं करते हैं। इसी एक अंतर है, इसमें परिश की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। क्या सवाल था ये? इतना ही जानना चाहिए, कुछ और जानना चाह रहे हैं? हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ एनिमल्स में ऐसी टेंडेंसी हैं जिनको आप इंस्टिंक्ट और एटीट्यूड के बीच में रख सकते हैं। बंदर है, चिंपैंजी है, कुछ मामलों में चूहे हैं, कुछ मामलों में कबूतर हैं और डॉल्फिन्स हैं। ये सब वो हैं जो सोशल और अनसोशल के बीच की कड़ी है। इसलिए सब के बेबून्स जो लंगूर होते हैं, लंगूरों में ये बहुत देखा गया है। और अभी मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था ना कि आज तक 5-6 ऐसे बड़े हुए जो बाई चांस सोसाइटी से अलग हो गए। उनमें से जो लेटेस्ट मैंने एग्जाम दिया था अफ्रीका के बच्चे का, उसके केस में हुआ ये था कि 4-5 साल की उम्र में उसकी माँ की हो गई बच्चे की। उसका बाप बहुत ही क्रूर था, सामान्य बाप क्रूर होते हैं लेकिन उससे ज्यादा क्रूर था, बहुत क्रूर था, बहुत मारता था। एक दिन उस बच्चे से कुछ गलती हो गई और उसने कहा कि आज मेरा बाप मुझे जान से मारेगा, तो माँ तो है नहीं बचाने वाली, एक वही है बस। तो बाप के भाई से, बाप घर में यहाँ से सब घर के पीछे भागा और इतना खौफ में था कि भागते भागते जंगल आसपास नहीं रहता था, भागते भागते जंगल में गुम हो गया। अब उसको लौटने का सही नहीं पता था, 4 साल की उम्र की बात थी। और जब वापस आया समाज में, उसकी लगभग मेरे ख्याल से 20-22 साल के आसपास थी। मैं स्मृति से बता रहा हूँ, 2-4 साल आगे भी सकता है। इतने साल तक उसको पाला लंगूरों ने। कुछ लंगूरों ने देखा उसको, अपने छोटे को भेजा खेलने के लिए उसके साथ, तो लंगूर के पास खेलते खेलते बड़ा हुआ। लंगूर कहीं से फल खिलाते थे, थोड़े से पास गिरा देते थे कि वो भी ले। इस तरह से वो बता पला। और इसे जब वो लौट के आया, 4 की उम्र में गया था, जब लौट के आया तो उसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं थी। ह्यूमन लैंग्वेज सीखने के लिए ब्रेन का डेवलप जैसा होना चाहिए वैसा भी नहीं हुआ। और सबसे रोचक बात, वो सीधा लेट नहीं सकता था, बंदर लेटते नहीं सीधे, वो हमेशा ऐसे लेटता था बंदरों की तरह से। उसको पहली बार नहलाने में कम से कम 1 महीना खर्च हुआ, समझाने में वो विद्रोह करता था पानी के नाम से। उसे सीधा सुलाने में कई साल लग गए। एक क्रिश्चियन ने इसको अपने जी का मिशन बना लिया कि वो उसको ठीक स्थिति में लाके मानेंगे, और लाके ही नहीं वो उसको। और इस समय वो लड़का अमेरिका के किसी देश में एक पॉप सिंगर है, जिंदा है, सबसे बड़ी। इससे पहले के किसी एग्जांपल में 17 साल की उम्र जिंदा नहीं रहा, 17 की उम्र तक मर बच्चे। और एटीट्यूड का बताया था ना, एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड और वैल्यू में एक विशेष संबंध आपको शायद प्रदान कर रहा होगा। मैंने पहले कहा था कि आपकी वैल्यूज आपके एटीट्यूड्स को डिफाइन कर सकती है, सामान्य बात है। कभी कभी आपका एटीट्यूड आपकी वैल्यू को थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकता है, रेयर बात है। और तीसरा संबंध ये बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपका वैल्यू
या एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक वैल्यू की वजह से ब्रेक हुआ है। इसका मतलब आज की बात और स्पष्ट हो जाएगी। सामान्यतः हम कार्य करेंगे जो हमारे एटीट्यूड से सुसंगत होगा, पर यदि एटीट्यूड से असंगत काम कर रहे हैं तो उसके कारणों में से एक कारण हो सकता है कि हमारी वैल्यू बीच में है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एटीट्यूड है दो व्यक्तियों का आपसी खून सवार एक दूसरे के, किसी मौका मिल गया उसको मारने का, लेकिन जब वो मारने लगा उसने कोई ऐसी बात कह दी कि व्यक्ति की वैल्यू जाग गई और फिर उसको लगा कि नहीं ना ठीक नहीं है, तो उसकी वैल्यू ने उसके एटीट्यूड को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल किया। एक संबंध ही हो सकता है। ये 3 संबंध मैंने बताए थे, इसी में था। चलिए, हाँ नहीं, एकदम रचनात्मकता और आईक्यू में संबंध अगर समझना हो तो एक वाक्य में यूं समझ लें कि आईक्यू समझ क्या होता है? इंटेलिजेंस। रचनात्मकता क्या है? कुछ नया करने की क्षमता। अगर आईक्यू और क्रिएटिविटी संबंध देखें, अगर किसी के पास एक मिनिमम लेवल ऑफ आईक्यू नहीं है, अगर मिनिमम लेवल एक लेवल तक की आईक्यू नहीं है तो वो क्रिएटिव ही नहीं होगा। ये सहमति है। एक मिनिमम लेवल आईक्यू होने के बाद, अगर मिनिमम लेवल है वो कोई लेवल आप एज्यूम कर लें 70 80 90 कुछ भी होता है, उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और फिर आईक्यू से कंट्रोल नहीं होगी, यानी उसके उसका सह संबंध निश्चित नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा आईक्यू हो तो ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, नहीं कह सकते। ज्यादा क्रिएटिविटी हो तो ज्यादा आईक्यू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। एक ही बात कह सकते हैं कि आईक्यू बहुत कम है तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, लेकिन एक बेसिक लेवल ऑफ आईक्यू होने के बाद आईक्यू और क्रिएटिविटी का कैसा सह संबंध है, कोरिलेशन है, इसके बारे में कोई निश्चित रिजल्ट नहीं है अभी तक। हो सकता है, लेकिन नियम के तौर पर नहीं है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आईक्यू 160 पे हो, क्रिएटिविटी सुपर लेवल की हो सकता है, पर ये अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, ये संयोग की बात है, चांस की बात। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे हैं जिनका आईक्यू बहुत शानदार है, क्रिएटिविटी भी बहुत शानदार है। अभी मनोविज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पाया है कि ऐसे संयोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि अभिव्यक्तियों का विकास कैसे होता है, और इसमें 3 में से 2 कारणों को हम कर चुके हैं। तीसरा जो कारण था, जहां से तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो उस दिन बचा था, अभिव्यक्तियों का विकास कैसे होता है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 70 80 90% महत्व की समाज का है, बाकी कारक बहुत गौण हैं। दोनों हमने पढ़ लिए थे, एक था बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा था इंडिविजुअल फैक्टर्स। यही था ना, व्यक्तिगत कारण था ना, पक्का? ठीक है। अब है कि इसके सामाजिक कारक कौन से हैं, और सामाजिक कारकों को, मतलब सोशियोलॉजी का व्यक्ति होगा एक शब्द बोलेगा सामाजिकरण, और ये साइकोलॉजी के सामाजिकरण शब्द का प्रयोग नहीं करें, उनके अपने शब्द हैं, तो हम उन के माध्यम से समझते हैं कि वो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। 4-5 मोटी मोटी सी बातें हैं। पहली बात है वांट सेटिस्फैक्शन या आवश्यकता पूर्ति। वांट सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक्स वांट का मतलब होता है जरूरतें या इच्छाएं, तो होता ही है, कोई भी जरूरत हो हमारी उसको इकोनॉमिक्स की भाषा वांट्स कह देते हैं। तो वांट सेटिस्फैक्शन या आवश्यकता पूर्ति, बहुत बेसिक सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली स्वार्थी हैं। कौन कह गया हम सब स्वार्थी हैं? थॉमस हॉब्स कह गया है। वो नहीं का तो नहीं होते, तो भी होते। जैसे अगर न्यूटन ना कहता तो सेब कहाँ गिरता? नीचे पर, तब भी नहीं गिरता। न्यूटन ने कह दिया तो अच्छी बात है, गिर तो नीचे ही रहा था पहले, लेकिन इस तरह से हॉब्स कह दिया कि हम सब स्वार्थी हैं, उसने हमारी पोल खोल दी। ना भी खोल तो पोल थी, तो वही उसको कहने की बात थी। हम सब स्वार्थी हैं, वजह से क्या होता है कि हमारे एटीट्यूड्स का संबंध इस बात से बहुत गहरा होता है कि किस चीज से हमें फायदा होता है, किससे नुकसान होता है। एकदम सिंपल है, जिस चीज से आपको फायदा होगा उसके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही जाएगा, और जिस आपको नुकसान होगा उसके प्रति एटीट्यूड नेगेटिव हो ही जाएगा। एकदम सिंपल। ये ध्यान रखना है कि यहाँ फायदे और नुकसान का मतलब फायदे और नुकसान के परसेप्शन से है, प्रतीति से है, अनुभूति से है। रियल फायदे रियल नुकसान से नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, आतंकवाद इसलिए नहीं होता, विद्रोह कहीं भी इसलिए नहीं होता भेदभाव हुआ था। विद्रोह इसलिए हुआ है कि ऐसी अनुभूति थी कि भेदभाव हुआ है। ये अनुभूति तथ्यों पर आधारित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सोशल साइकोलॉजी शब्द चलता है, रिलेटिव फीलिंग डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन नहीं, रिलेटिव फीलिंग, रिलेटिव डिप्राइवेशन। जैसे ही किसी को लगा कि मैं किसी की तुलना में वंचित हूं और ये भाव उसके मन में घर कर गई, बेशक वह बात तथ्यों से एकदम विपरीत हो, विद्रोह पैदा हो जाएगा। और बेशक आप किसी का शोषण कर रही है, बस उसके मन में भावना मान लीजिए, विद्रोह कभी होगा। इसलिए सारे तनाव से विद्रोह, सारी नाराजगी, सारी क्रांतियां जिस बिंदु पे टिकी हैं वो परसेप्शन है। ये महसूस हो जाना कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब वांट सेटिस्फैक्शन में जैसे छोटे बच्चे को अगर उसकी माँ रोज कहे बेटा दूध पीना है, गर्म दूध पीना है, दिन में 3 बार पीना है, और उस बच्चे को अच्छा दूध मान लीजिए, जैसे बच्चों को आम नहीं अच्छा लगता है, तो उसे दूध के साथ माँ से नफरत हो जाती है। उसको लगता है कि ये दिन में 3 बार मेरा मिजाज खराब किया, कि पता नहीं औरत मेरे क्यों रहती है। तो बार बार लगता है कि यार अभी एक दूध पी के हटाई, 3 घंटे बाद फिर लेके आ गई गर्म, इतनी बार की कुछ कैंपा गोला पिला दो, हमसे पिलाना है तो वो सब पिला दो, लेकिन उसको हमेशा लगता है गर्म पिलाना है। अब इस बच्चे का फायदा हो रहा है इससे, इस बच्चे का परसेप्शन ये है कि फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, दुख हो रहा है, या नहीं हो रही है। इसलिए परसेप्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रतीति, और परसेप्शन ऑफ लॉस, इसका दोस्त इससे कहेगा कि दूध क्या पीता है, चल मेरे साथ जॉइंट बने, वहां नुकसान हो रहा है इसका, पर इसको एहसास है कि फायदा हो रहा है। और इसलिए जहां किसी व्यक्ति को लगता है कि फायदा हो रहा है, उस प्रति उसका एटीट्यूड सकारात्मक, और जहां लगता है नुकसान हो रहा है वहां उसका एटीट्यूड नकारात्मक। पिता रोकता है आजाद होने से तो पिता के प्रति नेगेटिव, माँ अधिकांश बातों में हाँ बोल देते कोई बात नहीं बेटा, तो माँ के प्रति सकारात्मक। जैसे आपकी उम्र विशेष रूप से लड़कों में माताओं को लेकर बड़ा पॉजिटिव रहता है एटीट्यूड, और बाप लेकर रहता है कि बस अब क्या करें, अब क्या करें, अब एक घर में रहने क्या करें, अब एक में 2 तलवार है तो हैं, मैंने सुना ये क्या करें, क्योंकि बाप का प्रेम है कंडीशनल प्रेम।
और माँ प्रेम है अनकंडीशनल प्रेम। एरिक फ्रॉम ने द आर्ट ऑफ लव किताब लिखी ना, जीवन में जब मामले उसको पढ़ लीजिए, पतली सी किताब है, और उसमें उसने ना सारे पिता प्रेम, माँ के प्रेम, सब प्रेम के अंतर अच्छे से खूबसूरती से बताए हैं। और उसमें ये बताया पिता का प्रेम कंडीशनल, द आर्ट ऑफ लविंग, LOVNG, लविंग, ठीक है। उसने कहा कि पिता सशक्त प्रेम करता है, अच्छा कंडीशन कि बेटा ऐसे बनोगे तो प्यार मिलेगा, पढ़ोगे तो प्यार मिलेगा, टॉप करोगे तो प्यार मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ठीक से ये करना, ऐसे मत करना। और माँ का होता है बेटा कैसा भी हो, है तो मेरा ही या मेरी बेटी, तो अनकंडीशनल प्रेम ज्यादा अच्छा महसूस होता है, इसलिए हमें माताओं से प्रेम ज्यादा होता है। कंडीशनल प्रेम चुभता है, लेकिन बुढ़ापे में समझ आता है कि कंडीशनल प्रेम का उतना फायदा था जितना कंडीशनल का था। ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर एक परवरिश पूरा करते हैं, दोनों का महत्व है। तो जो चीज आपको फायदा देंगे, सुकून पहुंचाएगी, अच्छा, इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण जैसे फ्रेंड है, दोस्तों से सुकून मिलता है कि बेचारी में सुकून मिलता है, वो अच्छे लगते हैं। और माँ बाप से क्या होता है? माँ बाप से तनाव होता है तो बुरे लगते हैं, क्योंकि ज्ञान देते हैं बीच बीच में, ऐसा ही होता है ना। और कोई टेस्ट खाना हो, रेस्टोरेंट का खाना, बाहर का खाना हो तो अच्छा लगता है, तला भुना खूब मसालेदार, जाती अलग है। और घर में माँ कहेगी बेटा घी खा लो, सीताफल खा लो, लौकी खा लो, तो मन करता है कि पैदा हुए क्यों थे? अगर यही सब के लिए पैदा हुए थे, इससे बढ़िया ना पैदा होते, भ्रूण हत्या होती है हमारी, क्यों पैदा किया हमें? ऐसे ही। और क्या होता है इसमें? और कौन मतलब किसके प्रति सकारात्मक हो सकता है? जैसे नकारात्मक, जैसे टीचर को लेके ऐसा सकता है कि ये हमेशा तनाव है, तो उसको लेके हमेशा नकारात्मक। मतलब ऐसा टीचर हो जो आपकी आजादी का पूरा सम्मान करे, आपकी मौज मस्ती का सम्मान करे, हाँ ये ठीक है इंसान। और जो स्कूल पीटीआई होता था, स्पोर्ट्स वाला टीचर, जिसका मूल पिटाई करना होता था, पीटीआई जो है ना, पिटाई की शॉर्ट में बेसिकली, तो वो जो इसीलिए था रात दिन पिटाई ही करनी है, तो उससे नेगेटिव होगा, सिंपल है ना। जिसको आप पसंद करते हैं उसका छोटा भाई बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके मान से बात बन सकती है। और यदि वो आप कह दे कि अगर तूने मेरी गली में पैर रखा ना, मैं तेरे पैर दूंगा, फिर आपको रात तक लगता है कि वहां तो ठीक ही थी, ये बीच में आ गया। समझ गए? पहली बात तो आवश्यकता पूर्ति पहली चीज है जिससे हमारे एडिक्ट बनते हैं। इसमें सामाजिक का बहुत ज्यादा नहीं है, तो सामान्य बात। दूसरी बात क्या है? सेकंड पॉइंट है कि आप दी गई सूचनाएं क्या हैं? प्रदत्त सूचनाएं, इंफॉर्मेशन गिवन। देखिए सारा खेल, मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी एटीट्यूड, उसके लिए कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी चाहिए, इफेक्टिव भी चाहिए, बिहेवियरल टेंडेंसी भी चाहिए। कॉग्निशन का संबंध होता है सूचनाओं से। कॉग्निशन का मतलब विश्वास। आप समझ पा रहे हैं ये बात? कॉग्निशन के बहुत सारे पार्ट में एक विश्वास होता है, बिलीफ। और किसी भी एटीट्यूड के निर्माण में एक बिलीफ का जरूरी है। और बिलीफ के बारे में उस दिन कहा था, बिलीफ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जानकारी सही है या गलत है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो जानकारी के पास है, आपको उसके सही होने का भरोसा है या नहीं। यदि मुझे किसी बात पर भरोसा है, चाहे वो बात एकदम रद्दी कसमी हो, चाहे वो बात एकदम झूठ हो, पर यदि मुझे भरोसा है कि वो ठीक बात है, मेरा बिलीफ है, और मेरे एटीट्यूड्स के लिए ये बिलीफ काफी है, ठीक, तो बिलीफ सही हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलीफ होना चाहिए। हर एटीट्यूड शर्त है बिलीफ हो। बिलीफ कैसे बनता है? बिलीफ के बनने में जानकारियों की बहुत भूमिका होती है। आपकी जानकारी कितनी है, लगभग ये तय कर देता है आपका बिलीफ किसी चीज के बारे में कैसा बनेगा। अंधविश्वास भी तो है, तो विश्वास ही ना, लेकिन ये कि उसमें हमारे पास सूचनाएं हैं, इसलिए हमारा उस पर विश्वास बन गया, जबकि जानकारी गलत है। अब जानकारी हमारे पास, एक तो कितनी जानकारी है, उसका स्रोत क्या है, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी जानकारी कितनी है और उसके बाद हमारा सोर्स क्या है, कहां से हम पहुंची है, इन दो बातों से तय हो जाता है। आप इस बात को मानते हो कि बहुत सारे मसलों पर आपकी जानकारी एक सीमित प्रकार की थी, इसलिए आपका एटीट्यूड एक खास किस्म का हुआ था। इथिक्स की क्लास में ये पैटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं इसमें। आप जब भी क्लास भी करेंगे, आप पाएंगे कम से कम 8 मामलों में आपके एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये इस पाठ्यक्रम में बड़ा सामान्य प्रश्न होता है, और इसकी वजह ये होगी कि खास एटीट्यूड था जिसके कुछ सूचना थी, कुछ खास तर्क। वो तर्क क्यों गलत हैं, वो तथ्य क्यों गलत हैं, ये पक्ष सामने आया था, ये पक्ष जीएस पढ़ते हुए या इथिक्स पढ़ते हुए सामने आ गया। तो जैसे ये पक्ष सामने आ गया, आपका वो जो एटीट्यूड बना हुआ था वो रहेगा नहीं, उसके बाद कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसकी पहली बात है कि आपके पास सूचनाएं कौन सी हैं। इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन दरअसल सूचनाओं का युद्ध है, कि आप उम्मीदवारों के बारे में, पार्टियों के बारे में कौन सी सूचना पहुंचाएंगे और कौन सी सूचना से बचाए लोगों। और हर पार्टी के अपना मीडिया सेल है जिसका यही काम है। और आम आदमी सूचना की प्रामाणिकता पर बहुत ध्यान नहीं है। जैसी कुछ आती जानकारी मान लेता कि सही है, अखबार में छपी है तो मान ही लेता कि सही है। और इसलिए अखबार में जो पेड न्यूज वाला मामला होता है ना, उसकी बड़ी भूमिका होती है। पैसा दे के छपाया है, किंतु खबर के रूप में छपाया है, क्योंकि अगर न्यूज के रूप में छपेगा तो जो उसकी प्रामाणिकता होगी विज्ञापन के रूप में छपने पर नहीं होगी। इसे क्या करेंगे, न्यूज के रूप में छपवाए। पूरा एक रैकेट काम करता है इस मामले में। किसी अखबार में कौन सी न्यूज कितने शब्दों में कहाँ आएगी, कौन सा फोटो आएगा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से कम से 70-80% मतलब मैनेज होता है। और इसकी पूरी एजेंसी काम करती है इस मामले में, जो तय करती है कौन फोटो कहां पर आएगा। इस सामान्य एग्जाम्पल है कि एक्शन हुआ, मोदी जी पुरस्कार बांटे 100 लोगों को, फोटो एक ही आएगा अखबार में फ्रंट पेज पर। उन 100 में किसको पुरस्कार देते हुए फोटो आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये संपादक करेगा। और संपादक कैसे करेगा? वो तो रोज शाम को बाजार में नहीं खड़ा हो सकता, आओ भैया ऑटो लेके आओ, छपवा लो 100 रुपए दो मुझे, ऐसा नहीं कर सकता। वो एजेंसी काम करती है, उससे बात करके रखती है कि सर हमारा क्लाइंट 2 क्लाइंट्स हैं, ये 3 लाख देने को तैयार है, ये 4 लाख देने को तैयार है। डील हुई, 100 से वो वाली एक फोटो छपेगी जिसमें इस कंपनी का क्लाइंट था जो पुरस्कार जीत रहा था। और ये इतना करीने से होगा कि समझ भी नहीं पाएंगे कि सब कैसे हुआ है। कौन सी खबर कहाँ छपेगी, कौन सी खबर छोटी बड़ी, दाएं बाएं। दाईं तरफ छपने की वैल्यू ज्यादा है, किसी खबर को दबाना है उसको बाएं छापेंगे, बाएं पेज पर। बाएं पेज की बाईं तरफ छोटा सबसे नीचे, वो सबसे स्पेस माना जाता है अखबार में।
वहां छपेगी। ये जो सब्जेक्ट हैं इसके पीछे क्या होता है कि सूचना क्या है और दूसरा किस सोर्स से भी है। पर सूचना जो पढ़ेंगे सारा इसी का खेल है, वो हम समझेंगे कैसे हम किसी एटीट्यूड चेंज करते हैं, वो सारा खेल ही पैदा होता है। तो एक तो है कि सूचना कितनी है। मैं एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे बहुत गलत फहमी हमारे दिमाग में रहती है कई तरह की। अगर व्यक्ति सांप्रदायिक है, अगर व्यक्ति जातिवादी है, मेरी व्यक्तिगत राय सिर्फ नहीं है कि उसके पास सूचनाएं ठीक है। अगर उसको ठीक समय से ठीक सूचनाएं ली होती हैं तो वो ना सांप्रदायिक होता, ना जातिवादी होता, ना कुछ और होता, ठीक सा इंसान होता, रैशनल सा व्यक्ति होता। उल्टा बात क्यों मान, मैं दूसरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता वो हमारा एक शिशु मंदिर वाली टाइप का स्कूल था। नाम नहीं था ये वाला, टाइप वही थी। 2000 बच्चे थे, उन 2000 बच्चों में एक भी मुसलमान बच्चा नहीं था। तो मैंने लगभग 10वीं क्लास तक मुसलमान देखा ही नहीं था कैसा होता है। सुना बहुत था उनके बारे में, बहुत सारी मतलब नॉलेज मिलती थी स्कूल में, खूब सी घर में मिलती थी, ऐसे ही संस्कार थे हमारे में भी। ऐसी छवि बन गई कि कभी कोई अगर बहुत खौफा इंसान देखेगा तो समझ जाऊंगा यही मुसलमान है। ऐसी छवि मेरे दिमाग में, मेरे सारे बच्चों के दिमाग में छवि ऐसी और बनी हुई थी। उसमें परिवार की भूमिका भी है, पड़ोस की भूमिका भी थी, दोस्तों की भूमिका भी थी, सारे सारे कट्टर थे और उसी माइंड के लोग थे। स्कूल भी थी, वही माइंडसेट सिखा रहे थे। फिर जब मैं 10वीं क्लास में आया, 11वीं क्लास में, पूरे स्कूल पहली बार एक मुसलमान बच्चा आया। एक बच्चा 2000 में एक मुसलमान, 6 तो था लेकिन मुसलमान नहीं किया था। अरे सब उसका नाम सुने, सब अजीब सा, लेकिन नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं पाते क्या। धीरे धीरे पता लगा मुसलमान, अरे बाबा मुसलमान है। और हमने ना मुसलमान देखा था ना भाई देखा था, हमको ये दोनों भेद नजर आते थे कैसे होते होंगे। एक बच्चा आ गया मुसलमान स्कूल में, पूरे स्कूल में एक, और वो भी इसलिए आ गया उसके पेरेंट्स का कुछ अच्छा रुतबा था तो उसको मना नहीं किया गया। मैं करते भी नहीं होंगे शायद, बाई चांस आता होगा। जब वो आ गया तो सब लोग उससे दूर रहते शुरू में, धीरे धीरे परिचय होने लगा, साफ सी बात है। अभी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया और मैंने महसूस किया कि स्कूल सबसे शानदार 5-7 लोगों में वो भी था, सबसे शानदार लोगों में था। अब वो परसेप्शन हो गया उसके बाद। इतने साल से सूचनाएं मिल रही थी, सारी सूचनाएं बकवास थी। एक आपको रियल एक्सपीरियंस हुआ, आपकी राय चेंज हो गई। सबसे बड़ा भाग्य किनका है, जो जीवन भर भी सूचनाओं से घिरे हैं, जो खास तरीके से उनको दी जा रही है। उन्हें कभी उन सूचनाओं के विरुद्ध या नए प्रकार की सूचनाएं मिल ही नहीं पाती। जब भी कोई व्यक्ति आपको आक्रामक दिखे, सांप्रदायिक, जातिवादी, नस्लवादी, उससे बड़ा दोष माहौल का है जिसमें उसे विपरीत किस्म की सूचनाएं मिली नहीं। वो सूचनाएं किसने दी है बहुत महत्वपूर्ण। स्रोत अगर प्रामाणिक होगा तो फिर उसकी बात अलग होगी। प्रामाणिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिसके बारे में आपको भरोसा हो कि प्रामाणिक है। इसलिए अधिकांश मामलों में एटीट्यूड गलत होने की वजह है हमारे पास सूचनाएं सीमित हैं, संकीर्ण हैं, गलत हैं। ऐसी गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, लिमिट नहीं है उस बात की। अब देखते हैं व्हाट्सएप पर भी आती होगी, फेसबुक पे आती होगी, फेक न्यूज आती है, जगह आती है। स्रोत होना चाहिए प्रामाणिक, और प्रामाणिक का मतलब जैसे भरोसा जमता हो। जैसे ही प्रामाणिक स्रोत से सूचना आती है, हमारा मन कहता है कि ठीक बात होगी, फिर हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में नहीं जाते, फिर हम ह्यूरिस्टिक ले जाते हैं। और ह्यूरिस्टिक क्या होता है, बहुत जोर नहीं लगाना है, जो सूचना आ रही है ठीक आ रही है, इस भरोसे से उसको एक्सेप्ट करें। और जब भरोसा नहीं होता तब सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग जाते हैं। आज हम समझेंगे दोनों का किस सिचुएशन में हम किस में उसका पूरा स्टडी है उसके बारे में। आपने कभी गौर किया, आजकल तो थोड़ा हो गया, कभी गौर किया हो तो टूथपेस्ट के विज्ञापन में आमतौर पर डॉक्टर का कोट पहने हुए और बहुत रोचक बात है स्टेथोस्कोप लगाए हुए डॉक्टर दिखते थे। टूथपेस्ट के विज्ञापन में स्टेथोस्कोप वाले डॉक्टर। तो मैंने आज डेंटिस्ट ने देखा स्टेथो से दांत चढ़ता हुआ, दांत के अंदर धड़कन एक नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि आम आदमी के में विश्वास है कि स्टेथो लगने व्यक्ति डॉक्टर होता है, और वो कह रहा है कि तुम्हारे दांत में सिहरन होती है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मेरे नमक है, हल्दी है, चूना है, कत्था है, तो हमारे में नमक नहीं है। इस वजह से आपको सुबह कि अच्छा नमक की कभी समझ में आया, और फिर आप दांडी यात्रा से जोड़ते हैं क्योंकि कितना महत्व है नमक का। डॉक्टर का अभिनय करता हुआ नहीं कह रहा है तो उसकी बात पे वजन होता है। इसी प्रकार अगर किसी भी विज्ञापन में कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है तो आपको उस पर विश्वास जल्दी जमेगा, चाहे विज्ञापन हो कुछ भी हो, किसी तरह का मामला। और यदि आपको जैसे मैं क्लास में मजा करता हूँ 3 अंग्रेजों के नाम लिख दो, प्रामाणिक हो जाता है, अंग्रेज है मजाक से हो। यह समाज का परसेप्शन है कि जितना ज्ञान विदेशियों के पास है उतना भारतीयों के पास नहीं। इसलिए बंगर सीमेंट का विज्ञापन देखिए कभी। सीमेंट का नाम बांगड़ है, वो अंग्रेज बोल नहीं सकता, वो र बोलता बंग, क्योंकि उनकी भाषा में नहीं है। लेकिन जब अंग्रेज बोलता है ना, हाँ सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ ऐसे कर बोलता है तो भारतीय लोग ये बात है यार। हाँ इस सीमेंट में जो बात है ना इंग्लिश बात है इसके अंदर, बाकी सब तो हिंदी सीमेंट है, ये तो इंग्लिश सीमेंट है। क्योंकि आपको भरोसा है कि अंग्रेज बोल रहा है तो बड़ी बात नहीं, सारा विकास इन्हीं लोगों ने किया भर का। समझ रहे कैसे काम करता है सब। तो सूचना कितनी है, किस स्रोत से मिली। यदि आपको भरोसा है आपके फादर प्रामाणिक बात करते हैं तो फादर जो आएंगे आप उसको सही मान के चलेंगे। और हमें सिद्धांत लोग बचपन में जो हमारे पिता ने बताया या माताओं ने बताया उसको एकदम से मान के चलते हैं जब तक वो खा नहीं होता। ऐसी सैकड़ों बातें जो कभी खा नहीं होंगी किंतु थी गलत, और हमारे एटीट्यूड